नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। 25 लाख के इनामी नक्सली विमल यादव ने आत्मसमर्पण किया है। भाकपा माओवादी नक्सली उमेश यादव उर्फ विमल यादव का सरेंडर हुआ है। भाकपा माओवादी के एसएसी का सदस्य था विमल यादव। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया गया है। विमल यादव पर झारखंड और बिहार के अलग अलग जिलों में 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर विमल ने सरेंडर किया है। और उधर लोहरदगा से भी बड़ी खबर है। लोहरदगा में हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मिला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बुलबुल के जंगलों में नक्सलियों ने यह हथियार छिपाए हुए थे और भारी मात्रा में इस दौरान हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का यह जखीरा जिसे सुरक्षा बलों ने बुलबुल के जंगलों से जब्त किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर हथियारों को जब्त किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर किस तरह से सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। और रांची में जमीन विवाद के कारण जमकर हंगामा हुआ। घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर सरना समाज के लोगों ने अपना झंडा लगा दिया और तोड़फोड़ करने लगे। सरना समाज के लोगों की ओर से की गई तोड़फोड़ और हंगामे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के विषय में जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। हंगामा कर रहे लोग दूसरे समाज पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। पूरे समाज के लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर ये सामाजिक जमीन है, तो ये चाह रहे थे कि यहाँ गैर कोई नहीं जाए। यहाँ खेती बाड़ी के लिए दिया गया है और पूजा पाठ के लिए दिया गया था, तो इसी के लिए घेराबंदी गैर कानूनी रूप से किया गया था और सबको आवेदन पूरा मोहल्ला दिया गया था कि आवेदन कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं हुआ तो मोहल्ले वाले लोग सब कोई समाज के लोग चाहे कि धार्मिक जमीन पूजा पाठ होता था यहाँ पे, तो ये चीज़ चाहे कि नहीं हम लोग हटा देंगे बोल करके। गुमला में रुपेश पांडे और हर्षा हत्याकांड को लेकर जिला बंद का आह्वान बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों की ओर से किया गया है। बंद को लेकर विभिन्न संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता गुमला में सड़कों पर उतरे और टावर चौक के समीप गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को चेतावनी देते हुए युवाओं ने कहा कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो जन आक्रोश बढ़ता जाएगा। बंद को लेकर गुमला पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। बजरंग दल के द्वारा इस गुमला जिला में एक दिवसीय हम लोग आज बंद का आह्वान किए हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जिस तरह से यहाँ की गंदी राजनीति हो रही है और हिंदुओं को जो प्रताड़ना करने की पद्धति एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके कारण से आज गुमला जिला हम लोग आज बंद रखे हैं। और हम आपको आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह करते हैं कि अगर आप इनके हथियारों को जल्द से जल्द आप कानूनी कार्रवाई या फांसी आप नहीं देते हैं और हमारी मांगों को आप जल्दी से जल्दी अगर नहीं सुनते हैं, तो आने वाले दिन में गुमला के साथ साथ संपूर्ण झारखंड को हम लोग बंद रखेंगे। और रांची से बड़ी खबर है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में फैसला लिया गया है। सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना को लेकर 7 जिलों में लगा प्रतिबंध अब खत्म हो जाएगा और अब सभी कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। 7 मार्च से स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है। रात 8 बजे के बाद भी बाजार हाट अब खुले रहेंगे और अब 200 की जगह 500 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। रेस्टोरेंट हो या बार खोलने की अनुमति मिल गई है। जो 7 जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो 7 जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे। जामताड़ा के वीर गांव घाट पर बराकर नदी में नाव दुर्घटना के करीब 22 घंटे बाद भी लापता लोगों का सुराग नहीं मिल सका है।
लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ को घेर कर विरोध जताया, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल के साथ लोगों की नोकझोंक भी हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे नाव डूब जाने से करीब 18 लोग नदी में बह गए थे। हालांकि रात को ही स्थानीय लोगों द्वारा 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनका इलाज सदर अस्पताल सहित अन्य नर्सिंग होम में चल रहा है। लगभग 20 से 24 आदमी था उसमें सवार, लेकिन 3 आदमी पाया गया जो जीवित पाया गया। उसका बाद जो हम ही लोग निकाले वो प्रशासन द्वारा नहीं निकाले गया। उसका बाद हम लोग सुबह से अभी तक ढूंढते अभी तक तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से एको को हम लोग को ऐसा सुविधा नहीं मिला जिससे हम लोग की लाश को निकाल सकें या कोई सामान निकाल सकें। अभी तक कोई लगभग 3 किलोमीटर के एरिया को पूरा खोजा गया है। 2 गोताखोर मेरे पास है एनडीआरएफ की टीम के साथ। वो लोग खोजे हैं, वहां तक नहीं मिला है जैसे बताया गया एनडीआरएफ के साथ। शेष उसके बाद प्रयास कर रहे हैं। अगर निशा में टीम लगी हुई है, धनबाद की टीम, वो भी खोज रही है। जामताड़ा के बीर गांव में हुए नाव हादसे के करीब 19 घंटे बीतने को है। इसके बावजूद जो है एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार रेस्क्यू का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि कल शाम को करीब 6:30 बजे यहाँ निरसा की ओर से एक आ रही नाव जो है बराकर नदी पर डूब गई थी, जिसमें करीब 18 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग जो है तैरकर अपनी जान बचाए थे। लेकिन शेष जो लोग हैं उन्हें अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। वहीं समय बढ़ने के साथ साथ लोगों में प्रशासन और एनडीआरएफ के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खानापूर्ति बता रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये पुल जब अधूरा था तब उन्हें नाव चलाने के लिए कोई लाइफ जैकेट मुहैया प्रशासन के ओर से क्यों नहीं कराई गई, ये बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर एनडीआरएफ को बुलाई गई तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और क्यों नहीं अब तक लोगों को बरामद किया जा सका है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हम अभी जामताड़ा के एसडीओ से बात हुई है, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर के एरिया को एनडीआरएफ के द्वारा सर्च किया गया है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। वहीं लगातार जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक जो लोग हैं उन्हें निकाला जा सकता है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में गोड्डा के कई छात्र फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोड्डा के पांडुबथान निवासी अशोक मंडल की बेटी श्रुति। श्रुति पिछले 3 साल से यूक्रेन में रह रही थी। एमबीबीएस 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट श्रुति फिलहाल विनीशा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। विनीशा में रहकर श्रुति बंकर में रहने को मजबूर है। उसने अपने परिजनों से वीडियो भी साझा किया है, जिसमें बंकर के अंदर की तस्वीर साझा की है। बंकर बिल्कुल अंधेरा है, इसमें ना फ्लोर है, ना मैट है और ना इंटरनेट। वहीं खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। श्रुति के परिजनों से बात की गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। यूक्रेन में फंसे बच्चों में जो दहशत है वो दहशत अब घर तक आने लग गई है। दरअसल गोड्डा की पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। इस वक्त हम श्रुति के घर पर हैं और श्रुति वेनिशिया मेडिकल कॉलेज के 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। उनके जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब उनकी बात उनसे हुई है तो उन्होंने बताया है कि उन्हें बंकर में भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी नहीं रह रही है, बातचीत भी अब नहीं हो पा रही है। उनकी माँ यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि अभी की क्या स्थिति है उनकी और ये लोग अब क्या चाहते हैं कि बच्चों को अब कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरण। क्या बातचीत क्या हो रही है बच्चे? बातचीत हो रही है कि अभी तो उन लोगों का प्रॉब्लम तो है ही, वो लोग अभी बंकर में गए हुए हैं। अब बातचीत तो बहुत कम ही हो पा रहा है। तो लास्ट टाइम जब बात हुई तो क्या बताया? हाँ, वही बोली 3 बजे हम लोग बंकर में आ गए हैं। इसके बाद अभी बोला रेड अलर्ट हो गया है वहाँ। अभी हम लोग आधा घंटा पहले बोली निकलने वाले थे, लेकिन अभी निकल नहीं पाए। हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया है ट्विटर पे उन लोगों को। 4 नंबर है पर कहीं पे भी कनेक्शन, मतलब ये लोग कॉल कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंकर में ये लोग आधे रात में गए हैं और वहीं पे मतलब
मतलब कुछ भी होप ही नहीं है, उनके साथ कोई भी मतलब हेल्प नहीं कर रहा और सारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। मतलब इमरजेंसी इन लोग को बोला गया बैग पैक करो और बंकर में चलो, और मतलब अभी तो रेड अलर्ट वहाँ पे हो गया है, इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट मतलब हम लोग बस यही चाहते हैं कि जल्दी से इवैक्यूएशन करवा दे। मतलब बॉर्डर एरिया तो करवा ही रहे हैं इवैक्यूएशन, साथ ही साथ मतलब जैसे विनीसिया जैसे शहर जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, उन वहाँ से भी मतलब स्टूडेंट को ये लोग लेके तो आने वाले 27 तारीख को बताया जा रहा है कि इनकी बच्ची यहाँ आ सकती है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले उन्हें बताया जाएगा कि आपके जो टिकट है वो कंफर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि क्रॉक का एक एग्जाम था, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने उन्हें कहा कि आप रुक जाइए, अभी कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है, एग्जाम दे लीजिए फिर जाइएगा। लेकिन इसी दरमियान इस तरीके की घटना वहाँ घटी और उसके बाद लगातार जो परिजन घर पर हैं वो भी चिंतित है कि आखिर उनके बच्चे घर वापस कैसे लौटेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। अस्पताल के अंदर मरीज और बाहर डांसर्स के साथ अस्पताल के कर्मचारियों की मौज। बोकारो स्टील सिटी में एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर का ये नजारा है, जहां निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर हर मर्यादा लांघी गई। महिला डांसर से ठुमके लगवाए गए। बोकारो के पॉश इलाका माने जाने वाले सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में मौजूद इस क्लिनिक के बाहर का नजारा जिस किसी ने भी देखा शर्मसार हो गया। महिला डांसर भोजपुरी और बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते रही और क्लिनिक के कर्मचारी हर ठुमके पर कुर्बान होते रहे। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे वो ये भी भूल गए कि अस्पताल का कार्यक्रम है। अस्पताल प्रबंधन को ये भी याद नहीं रहा कि जिस अस्पताल के बाहर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसी अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर सेक्टर 4 थाना है, लेकिन किसी ने अस्पताल के बाहर हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। सासाराम में शादी जश्न के दौरान फायरिंग मानो आम बात हो गई हो। कानून का मानो किसी को खौफ नहीं। फायरिंग करने वाले लोग खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। जश्न के दौरान फायरिंग की एक और तस्वीर जिले से आई है। चकाचौंध लाइट्स के बीच डीजे की धुन है। 7 समंदर पार गाने पर लोग डांस कर रहे हैं। कई लोग शराब के नशे में चूर लग रहे हैं और इसी बीच डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक शख्स ने तमंचा लहराया। एक नहीं, 2 नहीं, ताबड़तोड़ 3 राउंड पिस्टल से फायरिंग कर दी। डांस के बीच फायरिंग से उन लोगों को भी हक्के बक्के छूट गए जो शराब के नशे में चूर थे। शख्स के हाथ से पिस्टल छीन लिया गया और लगे फिर सब डीजे पर डांस करने। सासाराम में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वीडियो 18 फरवरी का है और फायरिंग करने वाला रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया का पति बताया जा रहा है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों अवैध उगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन के साथ साथ अन्य जरूरी काम के लिए सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर खुलेआम वसूली का धंधा चल रहा है, वो भी सिविल सर्जन के कमरे के सामने ही। स्वास्थ्य कर्मी जमकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो इसकी जीती जागती तस्वीर है, जहां साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग 100 रुपए 200 रुपए स्वास्थ्य कर्मियों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी हंसी खुशी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर वसूली करते ही जा रहे हैं। वसूली की खबर सिविल सर्जन को भी है, लेकिन कार्रवाई के बदले सिविल सर्जन सुनील कुमार कह रहे हैं कि देने वाले पैसे दे रहे हैं तो हम क्या करें। हालांकि इसकी पूछताछ आरोपी स्वास्थ्य कर्मी से जरूर की जाएगी। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में शराब तस्करी के तरीकों पर बड़ा वार किया गया है। संतरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने ट्रक से करीब 50 लाख की शराब बरामद की है। यूपी से ये शराब ट्रक में संतरा के बीच छिपाकर लाए जा रहे थे। ट्रक को रोककर जब तलाशी ली गई तो संतरों के बीच गत्ते में छिपाकर शराब रखी गई थी। पुलिस को चकमा देने के लिए संतरे की पेटियों के नीचे शराब रखी गई थी। ट्रक से 11,640 बोतल शराब बरामद की गई है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार ड्राइवर लक्ष्मण मंडल ओडिशा के जगतपुर सिंह का रहने वाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर असहज हैं। हालात सामान्य नहीं होने के कारण भारतीय छात्र और छात्राएं परेशान हैं। जमशेदपुर की रहने वाली राशिका यूक्रेन के ओडेसा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, जो वहां फंस गई हैं। राशिका की सुरक्षा को लेकर उसके परिजन चिंतित हैं। राशिका के परिजन डरे हुए हैं और सरकार से उसके सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बोलने से पूरा तो बंद हो गए, कुछ नहीं है, सिटी पूरा क्लोज हो गया। हाँ, पूरा क्लोज और पूरा सील कर दिया है, ना आने दे रहा ना जाने दे रहा। होटल वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब बंद हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह सब टोटल बंद हो गया। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। तो यूक्रेन पर रूस के हमले से उन छात्रों की परेशानी बढ़ गई है जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। इसमें झारखंड की उपराजधानी दुमका के भी कुछ छात्र शामिल हैं। दुमका के हरनाकुंडी इलाके का आदित्य कुमार और महिला एसपी महिला कॉलेज के डॉक्टर हनीफ के बेटे अलकाम यूक्रेन के शहर विंशिया में फंसे हुए हैं। वे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे छात्र आदित्य ने वीडियो संदेश जारी कर घर वापसी की गुहार लगाई है। वहीं उनके माता पिता ने भी हालात पर चिंता जताते हुए जल्द मदद पहुंचाने की अपील की है। हम लोग जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वो बहुत डरे हुए हैं और हम लोगों ने टिकट भी की थी फ्लाइट्स की, तो उस टाइम बुक था, तो हम लोग 27-28 तारीख की हमारी टिकट हुई थी बुक। लेकिन प्रेजेंटली सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कोई एयरपोर्ट्स को तो मतलब एक तरीका से रशिया ने ही वो कर लिया है, तो अभी कोई भी एयरपोर्ट ही नहीं है कि हम वापस आ सके। तो हमें यही बोलना है कि इनको कि हमें किसी तरह मदद किया जाए, हमें इंडिया किसी तरह सेफली पहुंचाया जाए। सेकंड ईयर का जो छात्रा है, जो लड़का है मेरा, वो फंसे हुए है वहाँ, और सबको खाने पीने का सारा व्यवस्था मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वहाँ पानी वानी भी बहुत दिक्कत मिल रहा है, इसमें काफ़ी परेशान है हम लोग। बच्चा से बात होती है लेकिन बच्चा का मैंने मनोबल जो है बहुत टूटा हुआ है और काफ़ी मैंने स्थिति खराब है, जिसके चलते हम चाहते हैं, जो भारत सरकार से चाह रहे हैं, जो मेरा बच्चा को सही सलामत इंडिया लाया जाए। अभी इस बार में जिस तरह से धमाका यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, इससे पूरा बच्चा वहाँ के घबराए हुए हैं। खासकर वहाँ पर भी बहुत दिक्कत हो रही है। फ़ोन पे तभी बात हो रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, लेकिन अगर फ़ोन भी कट जाता है कनेक्शन, तो उसका हमको ज़्यादा चिंता है कि बात भी नहीं हो पाएगी। और इंडिया सरकार से यही गुहार लगाए हम लोग कि जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चे को इंडिया वापस लाए। यूक्रेन में फंसे झारखंड के युवाओं को वापस लाने में झारखंड सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यूक्रेन में जमशेदपुर और गोड्डा के कई युवा फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस घर लाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। जानकारी है करीब जमशेदपुर का है, गोड्डा का भी है, एक नहीं बहुत छात्र हैं। तो इसके सरकार को तो चाहिए, भारत सरकार को, इसके तो पहल भारत सरकार को करना चाहिए। जो राष्ट्रदूत तो जो एम्बेसडर उनके रहते हैं, तो जल्द से जल्द उसको वहाँ से लाने की काम करे, ताकि उसके परिवार के कुछ लोग को झारखंड सरकार भी कुछ पहल कर रही है। देखिए, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किए हैं और हम चाहते हैं कि झारखंड की जो बच्चा है वो भी दायित्व सरकार के दायित्व होता है, हमारे अपनी दायित्व होता है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भी बात किए हैं और उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर पॉजिटिव सोच लेकर उनको लाने की काम करेगी। जाने माने कवि संत ज्ञानेश्वर की जन्मभूमि में नौजवानों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा यहां के सूखे पड़े कुओं को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। आलंदी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भक्ति काल के उस समय में जब लगभग 1300 हमारा ईस्वी का समय था और संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस समय से ही वहाँ पर भक्ति की धारा बहती रही है। यूथ ग्रुप महाराष्ट्र ने इस काम को हाथ में लिया और सबसे पहले उन्होंने वहीं पास में देहू जो क्षेत्र है, घाट है, देवस्थान है, उस घाट की स्वच्छता का कार्य
2013 में शुरू कर दिया। और मंदिर के पास के ही, समाधि स्थल के पास के ही जो कुंड थे, जिसमें से भागीरथी कुंड था, जिसमें आपका राम कुंड था, तो वो जो 4 कुंड विशेष थे उन कुंडों पर काम प्रारंभ किया। और फिर उस काम में जब लगे तो उसमें बहुत गाद थी, उन कुंडों में सीवर भरा हुआ था, लोगों ने उसको कचरा डालने का स्थान बना लिया था और कुछ लोगों ने तो उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो धीरे धीरे करके युवाओं ने और जन समर्थन जुटा, रोटरी क्लब से लेकर के और भी हमारे दूसरे जो संस्थान थे, फिर 4 कुंड की सफाई का कार्यक्रम हुआ। और ये विश्वास जगा कि ये अगर 52 कुंडों की पूरी जानकारी मिल जाए तो इन कुंडों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर 52 कुंड साफ हो जाएं, अभी भी एक एक कुंड में 20-20 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है दिन भर में और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नीली धारा दिखाई दे रही। तो आलंदी की बहुत जनसंख्या नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी। यदि हम उसको कर लें तो ये हमारे छोटे से नगर को पूरे पानी की सप्लाई अकेले कुंडों से संभव हो सकती। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।